हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सॉल्व पेपर 2023। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, एक्सीलेंस का सॉल्व पेपर 2024 डाल दिया है। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हम पेपर चालू करते हैं। तो इसमें पहला भाग है आपका हिंदी। तो हिंदी का पहले भाग से पहला प्रश्न, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। तो यह वाक्य ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। अच्छा, संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? तो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है बीच में या, तथा, अथवा और इस टाइप के योजक शब्द लगे होते हैं। जैसे यह गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली है, तो इसके दो गुणों की बात हो रही है, इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, आप इन पे ध्यान जरूर दें। उसने बोला नहीं है, ठीक है ना। तो वायु का नहीं है अनल। एक होता है अनल, एक होता है अनिल। तो ये पहले नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है अनिल। अच्छा, अनिल किसका होता है? तो वायु शब्द का पर्यायवाची होता है अनिल। इसने पूछा है नहीं है, तो अनल नहीं है। तो अनल काय का पर्यायवाची होता है? तो अनल मतलब होता है आग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनल पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप नीचे देख लीजिए, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि वायु का पर्यायवाची अनिल भी होता है, समीर भी होता है, पवन भी होता है। अग्नि का मैंने अभी आपको बताया, अनल है अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि को आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं और पावक भी कहते हैं। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे प्रश्न की। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, राकेश शब्द में कौन सी संधि? तो राकेश शब्द में संधि है गुण स्वर संधि। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि, चौथी होती है यड़ स्वर संधि, और पांचवी मैं इधर आपको लिख दे रहा हूं अयादि स्वर संधि। पांचवी कौन सी थी होती है? अयादि स्वर संधि। अब बात करना है इसमें आप कैसे पहचानेंगे राकेश में कौन सी स्वर संधि। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। यदि एक ही मात्रा लगी हो, ठीक है ना, यदि शब्द में एक ही मात्रा लगी हो, ठीक है, या ओ की मात्रा लगी, तो आपका उत्तर आएगा गुण स्वर संधि। आप देख रहे हैं राकेश में एक मात्रा है। मैं आपसे ऐसा भी कह सकता हूं, एक मात्रा यदि लगी रहे तो आप लगा देंगे कौन सी सर संधि? गुण। ठीक है। अब यदि ये मात्रा दो हो जाए, या तो ऐ की या तो औ की, आपको पता है ना, यदि एक की और ऐ की हो तो आप लगाएंगे गुण स्वर संधि, और यदि आपको ओ की और औ की मात्रा मिल जाए तो आप लगाएंगे वृद्धि स्वर संधि। मैंने आपको सीरीज से याद कराया है। पहले नंबर पे होता है दीर्घ, दूसरे पे होता है गुण, तीसरे पे होता है वृद्धि, चौथे पे होता है यड़, और पांचवे पे होता है अयादि। तो आप इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, एक मात्रा वाले तो आप समझ गए, जैसे राकेश हो गया, रमेश हो गए, इस टाइप। दो मात्रा वाले शब्द कौन से? तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, नहीं तो मैं हिंदी खत्म होने के पहले आपको बताते हुए जाऊंगा। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये कहाँ है? तो बिहार में स्थित। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? अच्छा, आपको संधि और समास तो मेरे ही चैनल पे आपके लिए संधि और समास की वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास में हमारा समास है तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास शब्द में अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष, तो आपको कारक रचना पता होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कर्ता ने कर्म को
करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से और करण से, इन दोनों में अंतर क्या है? अपादान से अलग होने की स्थिति में है, ठीक है। तो आप याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, संबंध में क्या रहता है? का के की, संबंध का के की, अधिकरण में रहता है मैं पर, ठीक है, और संबोधन हे भो अरे। तो इसमें है आत्मविश्वास, मतलब अधिकरण मैं पर, आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास, ठीक है, इसलिए यह ऐसा है, ठीक है ना। चलिए अगला, तत्सम शब्द क्या होते हैं? अच्छा, शब्द आपने सुने होंगे, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द की वैरायटीज है। अब बात हो रही है तत्सम शब्द की। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और उन्हें हम अपनी भाषा में यूज कर रहे हैं हिंदी में। तो प्रस्ताव, अच्छा आप पहचानेंगे कैसे कि तत्सम शब्द क्या है? तो आप ऐसा याद रख, कोई भी सा यदि आपको आधा मिल जाता है, ठीक, यदि कोई भी सा, आपने 3 सा पढ़े होंगे, यदि कोई भी सा आपको आधा मिल जाता है तो वह संस्कृत है। आपने राखी रेप पढ़ी होगी, एक ऊपर लगती है, एक ऐसी नीचे लगती है, ठीक है, एक ऐसी नीचे लगती है, ठीक है, एक ऐसी नीचे लगती है, ये आपने पढ़ी होंगी। यदि राखी रेप कहीं मिल जाती है, बिंदी मिल जाती है अम्म की या आहा की, तो ये कैसे वर्ड होंगे? ये तत्सम शब्द होंगे, ठीक। तो आपने देख रहे हैं प्रस्ताव, प्रस्ताव में आपने बीच में आधा सा देखा है, ठीक, इसलिए यह संस्कृत का शब्द है। तो तत्सम आपका शब्द हो गया प्रस्ताव, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार कौन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। भेड़ाघाट पाठ है, उसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें इनका यात्रा वृतांत है। अच्छा आप भेड़ाघाट गए होंगे, तो भेड़ाघाट में कौन सी नदी है? तो नर्मदा जी। नर्मदा जी को क्या कहते हैं? तो नर्मदा जी को हम कहते हैं जीवन रेखा। किसकी जीवन रेखा कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा जी को। तो भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार हो गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निर्मल। निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो निर्मल शब्द, तो आप पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यह है आपका विसर्ग स्वर संधि। तो विसर्ग स्वर संधि में क्या होता है? जो भी रा की रेप रहती है वो विसर्ग में बदल जाती है। तो आप देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निधन मल, ठीक है। अब कोई भी शब्द आ जाए, ठीक, जैसे मान के चला निर्मल की जगह निर्जल आ गया, निष्कपट आ गया, ठीक। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बोला है निष्कपट, निष्कपट, और एक मैं बोल रहा हूं निस्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक। तो आप देखिए एक पहचान विसर्ग संधि की क्या है? यदि कोई भी आधा सा आ जाता है तो आप इस सा को हटा के विसर्ग लगा दीजिए। जैसे निष्कपट को आप तोड़ेंगे तो कैसा को तोड़ेंगे? निधन कपट, ये इसका विसर्ग संधि हो गया। निस्वार्थ को तोड़ेंगे तो कैसा टूटेंगे? निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ। पीछे का शब्द ज्यों का त्यों होता है और आधे सा की जगह क्या लग जाता है? विसर्ग। अब ऐसा ही आप रा की रेप रहती है तो रा की रेप हट के भी विसर्ग जाता है। तो ये कैसा टूटा है? निधन मल, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अग्रज शब्द का विलोम। अच्छा अग्रज क्या होता है? तो अग्रज होता है बड़ा भाई, और अनुज क्या होता है? तो अनुज होता है छोटा भाई। विलोम शब्द की बात की है तो विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। चलिए अगला है शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन मतलब वर्तनी शुद्ध पूछा है, तो ये क्वेश्चन पे आप आईएमपी लगा लें, ठीक। आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है, आ में आ की मात्रा आ, सा में बड़ी की मात्रा शी, और वा के ऊपर रा की रे आती है, ठीक है, आशीर्वाद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अच्छा उपसर्ग एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो आप याद रखें
यदि उपसर्ग है तो उपसर्ग से आप उठा ले आ। उपसर्ग मतलब आगे लगते हैं और प्रत्यय मतलब पीछे लगते हैं। जो शब्द किसी शब्दांश के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द किसी शब्दांश के पीछे लगते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। आप ऐसा उठा ले, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। तो इसने पूछा है अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप याद रखें अपराजिता शब्द में उपसर्ग है आ। अच्छा कैसे, आप देखिए ऑप्शन भी काट सकते। पराजिता एक शब्द है, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर ले, जब भी आप उपसर्ग निकालें तो आप पीछे का शब्द जो है वो सही बचना चाहिए। ऐसा नहीं बचना चाहिए कि काटे तो अपन अलग अलग हो तो उसका कोई अर्थ ना निकले। तो इस प्रकार अपराजिता शब्द में आ उपसर्ग है और पराजिता सार्थक शब्द कहलाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप बताइए। एक होता है स्त्रीलिंग शब्द, एक होता है पुल्लिंग शब्द। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो आप याद रखें, या तो ये आपके वर्तनी शुद्ध में आ जाएगा कवित्री को लिखने, या तो ये स्त्रीलिंग में पूछा जाएगा। तो आप याद रखें कवित्री लिखा जाता है क छोटा का, व छोटा व, या में छोटी की और त्र में बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। तो ये हो गया कवित्री, बाकी सारे गलत गलत है, ठीक है। चलिए अब हमारा आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यह किस भाषा की लोकोक्ति। अच्छा सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए, ये लोकोक्ति है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लोकोक्ति क्या होती है, एक ऐसी जो लोगों द्वारा बनाई गई युक्ति, बोल देते हैं जिसका मतलब कुछ और रहता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मतलब किसी की कोई चीज, जैसे मान के चलें आपका एक फ्रेंड है, वो क्रीम की डिब्बी रखे हुए है, ठीक है ना, और उसने क्रीम की डिब्बी खोली तो लगाते सारे लोग हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्री की है। अच्छा आपने देखा होगा कोई यदि गुटखा खाता है और कहीं वो गुटखा खाने वालों को देख लेता है तो उनकी दोस्ती हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्त, क्योंकि भाई फ्री की चीज है तो खा रहा है वो, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब हो जाएगा मुफ्त का चंदन घिस मेरी नंद, किस भाषा की लोकोक्ति है, तो यह ब्रज भाषा की। पहले के लोग जो ब्रज में रहते थे वह ये युक्ति का यूज करते थे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, धुआंधार प्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है, किस नदी के जल से गिरने से बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया था यदि आप जबलपुर गए तो धुआंधार भेड़ाघाट आपने घूमा होगा, तो नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ है धुआंधार। अच्छा एक जीके का क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं, नर्मदा जी, अब नर्मदा जी की बात हो रही है, नर्मदा जी की कुल लंबाई कितनी, तो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। अच्छा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में कितनी है इसकी लंबाई, 1077, 1077 किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में हमारे एमपी में, इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा जी को कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे, यह किस कवि की रचना है, तो ये है शिव मंगल सुमन जी की, ठीक है। एक दो आपको ऐसी लाइनें भी आएंगी, ठीक है, जो आपके पाठ पुस्तक में रहेंगी, तो आपको रचनाकार पता होनी चाहिए। पथिक, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे, यह किस कवि की रचना है, तो शिव मंगल सुमन जी की रचना है। चलिए हमारा अगला भाग चालू हुआ है, इस भाग में 15 क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा अगला भाग चालू हुआ है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में भी आप देख लीजिए। अ वर्निंग इशू मीन्स, तो अ वर्निंग इशू का मीन्स क्या होता है, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप याद रखें, इनने ऐसे डैश डैश करके दे दिया है। अ वर्निंग इशू मीन्स इसका मतलब क्या है, तो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे हमें एक शब्द दिया है OTMNER, ये जंप करके ये शब्द जो है आपको अरेंज करना है, इन शब्दों से मिलके एक अच्छा शब्द बनेगा, ठीक है, जिसका कोई मतलब रहेगा, वो शब्द अपन को छांटना है। तो देखिए ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 6 वर्ड है और इधर 7 वर्ड हो गए। ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 हो गए, इधर 7 हो गए, ये होगा नहीं। अब बचे का है मेंटर, तो MEN, आप देखिए M भी है, E भी है, N भी है, ठीक है, M भी है, E भी है, N भी है, ठीक है।
है ना, और टी भी है, ओ भी है, आर भी है, तो मेंटर आपका एक शब्द बन गया, आपको रीअरेंज करना था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है सी हर्ड सम माइस इन द डार्क रूम। ठीक, अब ये इससे रिलेटेड है, आपको सब चीज की आवाज पता होनी चाहिए। ठीक, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, तो कैसी आवाज कर रहे हैं, तो स्क्वैकिंग की आवाज करते हैं, SQUEA KING, ठीक, स्क्वैकिंग। ठीक है, ये वर्ड सही वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, अब आपको करेक्ट स्पेलिंग भी आती है इसमें, तो आप कुछ स्पेलिंग भी देख कर जाएं। ठीक है, तो ये एक स्पेलिंग दी है ACCOMMODAT, एकोमोडेट। ठीक, ऐसी ये स्पेलिंग बन गई है, एकोमोडेट। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है ही प्रेफर कॉफी डैश टी। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे है, इसका आंसर होगा टू। ही प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, यदि आप दो चीज में से किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या आप उनको ऑफर कर रहे हैं, तो आप कैसी प्रपोजिशन यूज करेंगे। ठीक, तो आप दो में से कोई एक चीज यूज कर रहे हैं, कॉफी टू टी, तो आप इसमें टू लगाएंगे। ठीक है ना, ही प्रेफर कॉफी टू टी। चलिए आगे राइट टू सिनोनिम्स फो, इसको पढ़ेंगे अपन फो। ठीक है, तो इसका होगा अपोनेंट। ठीक, OPPONENT। अच्छा, मैं स्पेलिंग पे जोर क्यों दे रहा हूँ, स्पेलिंग पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक में भी आएगी, स्पेलिंग मीन में भी आपको आएगी, जो अभी अपन ने देखा है। ठीक है ना, इस वजह से आप सारी स्पेलिंग गौर करें, जैसे ये सपोर्टर लिखा है, असिस्टेंट लिखा है, फ्रेंड लिखा है, अपोनेंट लिखा है, इस टाइप से आप स्पेलिंग भी एक बार देखते चलें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है द करेक्ट एंटोनिम द होप। वर्ड है होप, होप मतलब क्या होता है, तो होप मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एंटोनिम्स क्या होता है। अच्छा, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, और सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी है, पर्यायवाची। तो एंटोनिम्स होप का है डिस्पेयर। ठीक, एक होता है आशा, और डिस्पेयर मतलब होता है आपका निराशा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट। अच्छा, डिग्री तीन प्रकार की, थ्री थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। ठीक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री है पहली डिग्री होली, HOLY होली। फिर होगा आपको कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब होलियर, ER लग जाता है आप। ठीक है, ER लग जाता है, ER पहचान है आपकी कंपैरेटिव की, किसी से कंपेयर करना है ना। और लास्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनती है EST लगती। ठीक, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस टाइप की। ठीक है, चलिए हमें आगे प्रश्न चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो इसमें आएगा डिड। कैसे आएगा डिड, नो सूनर डिड द थीफ सी पुलिस देन ही रन अवे। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है माई एल्डर, ठीक, डैश माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली ओल्डर देन मी। ठीक, माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर का ही सेड राजू इज राइटिंग द इनडायरेक्टली स्पीच। अच्छा, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, आपने टेंस पढ़े होंगे। ठीक, आपने यदि टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में जो सेंटेंस रहते हैं वो रहते हैं डायरेक्ट स्पीच के, और वॉइस में रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा इनडायरेक्ट स्पीच आप ऐसा समझे, आप कोई भी बात जो है डायरेक्ट ना कह के घुमा फिरा कह रहे हैं, वो रहती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब राजू इज राइटिंग, तो इसका मतलब क्या,
राजू लिख रहा है। अब आप दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? ही सेड दैट राजू वाज राइटिंग, मतलब वह कहता है या वह बताता है कि राजू लिख रहा है। ठीक, ये हो गया ना डायरेक्ट। आपने यदि राजू को देखा तो आप क्या कहेंगे कि भाई राजू लिख रहा है। अब दूसरे को आप बता रहे हैं या दूसरा व्यक्ति आपको बता रहा है तो वो इनडायरेक्ट में, उसके देखा हुआ वो आपको बता रहा है, वो इनडायरेक्ट कि भाई राजू के द्वारा लिखा जा रहा है, इस टाइप से कहा जाएगा। ठीक है, वह कहता है कि राजू लिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अ डैश ऑफ शिप। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फ्लीट, जहां बहुत सारी शिप खड़ी होती हैं या शिप खड़ी होती है, जहाज, वो क्या जगह कहलाती है? तो वो फ्लीट कहलाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लाउस। इसको पढ़ते हैं लाउस, LOUSE। ठीक, लाउस बोलने में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको क्या पढ़ रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लाउस, लाउस का प्लूरल फॉर्म होगा लाइस। द करेक्टर प्लूरल फॉर्म लाउस इज लाइस। ठीक है, याद रखें आप और इस पे IMP लगा दें। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है द गर्ल रैन अवे। ठीक, द गर्ल रैन वेरी फास्ट इन द रेस। द अंडरलाइन वर्ड ऑफ सेंटेंस, तो यह है आपका एडवर्ब, एन एडवर्ब। ठीक, फास्ट क्या है आपका? एडवर्ब। चलिए अगला है द पोएम अनादर चांस टेल अस। ये पोएम जो है अनादर चांस, ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा से हारना नहीं है कभी। ठीक है ना, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। चलिए इंग्लिश भी दो पोर्शन थे, एक हिंदी का 15 क्वेश्चन, एक इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला भाग है भाग नंबर 3, जिसमें आपको अब पूछी गई है सामान्य ज्ञान। जीके, इसमें जी का रहेगा। ठीक है, इसमें जीके रहेगा, GS रहेगा, आपका ओवरऑल जनरल नॉलेज रहेगा इसमें। चलिए और साइंस भी मिक्स रहेगी। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति से खतरनाक बनाता है? अच्छा, कचरा आप जानते हैं, लेकिन ई कचरे की बात हो रही। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ना, ई कचरा वेस्ट मटेरियल। आपने देखा होगा टीवी, फ्रिज, ये जो खराब हो जाते हैं तो इनके पार्ट्स फेंक दिए जाते हैं, तो ये कहलाता है ई कचरा। ई कचरे में शीशा, एक धातु है शीशा, आपने सुना होगा लेड। ठीक, अच्छा लेड सुना तो होगा, आपने देखा है क्या लेड? शीशा आपने बिल्कुल देखा है, लेकिन आपको याद नहीं होगा। ठीक, लेड मतलब होता है, आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल की नोक जो बनी होती है, ठीक है, जिससे अपन लिखते हैं, वो काय की बनी होती है? लेड या शीशे की बनी होती है। ठीक, शीशा सबसे खतरनाक बनता है। ठीक है, चलित घातकों में सभी प्रकार के कचरे से जुड़ा होता है। ई कचरे में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे घातक तत्व होते हैं। मनुष्य का विषाक्त पदार्थों से नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क पे, हृदय पे, यकृत पे, गुर्दे पे, कंकाल प्रणाली आदि सम्मिलित है। तो आप याद रखें ई कचरा। अच्छा, आप ऑप्शन भी काट सकते। कांच यदि मिट्टी में दब गया कुछ समय बाद गल जाएगा या टूट जाएगा, कैसे भी होके खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक भी कचरा नहीं है, पर प्लास्टिक भी कई प्रकार के आते हैं। ठीक है, वो भी कई साल बाद या तो अपन जला देंगे या टूट जाएगा, फूट जाएगा। लोहे में भी जंग लग जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो ये किसी न किसी प्रकार से नष्ट नष्ट हो सकते हैं और इनसे अपन को ऐसा हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम बताएं। ठीक, तो प्रदूषण आपने सुने होंगे, एक जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण मतलब हमारे अंदर के जो शरीर के अंग हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो इससे हमारा सही उत्तर होगा अस्थमा या तपेदिक। अच्छा, आपने अस्थमा सुना होगा। अस्थमा क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, वो अस्थमा कहलाता है।
अस्थमा, तपेदिक, लंग, लंग मतलब फेफड़े, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। आप देखिए लिखा हुआ है श्वास संबंधी बीमारी होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गहरे रंग के कीपाकार बादल क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉर्नेडो। गहरे रंग के कीपाकार बादल क्या कहलाते हैं? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो द्वारा कम क्षेत्र प्रभावित होता है, इससे हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। वायु का दाब इतना कम हो जाता है कि किसकी इमारत के पास से गुजरता है तो यह इमारत अपने अंदर की वायु के दबाव के कारण ध्वस्त भी हो जाती। मतलब आपने देखा होगा, चलिए मैं आपको चित्र बना के बता रहा, देखिए इस टाइप से आपने देखा होगा, कीपाकार की बात हो रही, बवंडर टाइप, चक्रवात टाइप, जब भी ये चलते हैं, ठीक, तो इनके प्रभाव से आजू बाजू की बिल्डिंग तक हिल जाती हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन पर्यावरण में अजैविक कारक है? अच्छा, अजैविक कारक एक जैविक कारक होता है, का अजैविक कारक होता है। जैविक कारक वो कारक होते हैं जिनको हम जीवित भी मान सकते हैं। ठीक है, अजैविक कारक क्या होते हैं? जिनको हम जीवित नहीं मान सकते। अब देखिए, अजैविक कारक, हवा जैविक कारक है, भूमि जैविक कारक है, जल जैविक कारक। तो अजैविक कारक नहीं है पूछा था, अजैविक कारक नहीं है। ठीक, अजैविक कारक नहीं है पौधा। जल, जल में जीवन नहीं है, अजैविक है। हवा में जीवन नहीं, अजैविक। भूमि में जीवन नहीं, मतलब खुद में जीवन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा याद रख, हवा से दूसरों को जीवन मिलता है, भूमि से दूसरों को जीवन मिलता है, जल से दूसरों को जीवन मिलता है, और पौधे में खुद जीवन रहता है। तो पौधा एक कैसा है? तो पौधा एक जैविक कारक है। ठीक, आपने देखा होगा पौधा बढ़ता है। ठीक, अच्छा, जैविक और अजैविक की पहचान क्या है? तो जैविक कारक जिनमें जीवन होता है, जिनमें ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं, सूखते हैं। ठीक, जिनको पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, वो जैविक कारक कहलाते हैं। ठीक, और अजैविक कारक क्या कहलाएंगे? तो अजैविक कारक जिनमें जीवन नहीं होता है, खुद में जीवन नहीं होता है। चलिए ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन मतलब ऐसा ईंधन जिनसे हानिकारक प्रभाव न पड़े। तो आपने देखा होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपने देखा घर में सिलेंडर, तो बीमारियां कम हो रही हैं। कैसी बीमारियां कम हो रही? पहले के गांव देहात में आपने देखा होगा चूल्हे जल रहे हैं, फूंक रहे हैं, उनमें धुआं निकल रहा है, बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा की बीमारियां हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब आपने देखा सारे लोग, छोटे बच्चे भी एलपीजी गैस के सामने काम करते रहते हैं, तो इससे हानिकारक प्रभाव नहीं होता। कोयला, कोयले से भी धुआं उत्पन्न होता है, केरोसिन मिट्टी का तेल से भी होता है, लकड़ियाँ में भी धुआं निकलता है। इस प्रकार यह आदर्श ईंधन नहीं है, तो आदर्श ईंधन है हमारा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलीय विद्या का वर्णन ठीक किस वेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद आपने वेद पढ़े होंगे, 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, और चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? खगोलीय विद्या, खगोलीय विद्या से संबंधित है ऋग्वेद। ठीक है, अब सामवेद, तो सामवेद को कहते हैं संगीत का वेद। आप याद रखें, शायद यही क्वेश्चन आपके पेपर में जाए। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित। अब ये बता रहे हैं ऋग्वेद में 30 श्लोक हैं, हालांकि वैदिक स्थितियों में के रूप में इंगित न होने के कारण सटीक क्षण नहीं है। ठीक, तो आप इसमें एक चीज और याद रखें, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अच्छा, और सबसे नया वेद क्या होगा? तो सबसे नया वेद होगा अथर्ववेद, जो चौथे नंबर पे है वो सबसे नया है, जो पहले नंबर पे है वो सबसे पुराना है। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया है। अच्छा, अथर्ववेद से मुझे याद आ रहा है इसमें जादू टोना भी होते हैं, जादू टोना आपने सुना होगा, काला जादू टाइप, तो वो किस वेद में होते हैं? अथर्ववेद में होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल, समताप मंडल। ओजोन मंडल किस परत मंडल के
पास पाई जाती है तो समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है ओजोन मंडल। अच्छा, समताप मंडल और किस लिए जरूरी? तो आपने देखा होगा हवाई जहाज जहाँ उड़ते हैं वो कौन सा मंडल है? तो वो भी समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल की बात करें तो ये मंडल, तो क्षोभ मंडल की बात करें तो आंधी तूफान संबंधी जो घटनाएं होंगी वो क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक है। और आप देखते हैं टीवी चल रहा है, मोबाइल फोन चल रहा है, ये आयन मंडल के थ्रू चल रही है। ठीक, यदि आयन मंडल ना होता तो ये सारी सुविधाएं हमें ना मिल पाती। चलिए, हमारा आगे का प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा वन की बात करें तो मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में भी अपने आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वन का प्रतिशत कम होते जा रहा है। आप अपने आसपास के लोगों को जरूर कहें कि पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं। ठीक है, आप गांव वालों को देखते हैं पेड़ ही काट रहे हैं, कुछ नहीं है तो उनका एक ही काम पेड़ काटना। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको सजेस्ट करें कि पेड़ हमारे जीवन है, आप उनको ना काटें। चलिए, हम आगे का प्रश्न करते हैं, लाइकेन प्रदूषक के सूचक हैं। तो लाइकेन प्रदूषक के सूचक हैं, तो इसका सही उत्तर है SO2। SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन डैश प्रदूषण के सूचक हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण हैं। चलिए, हमारा आगे का प्रश्न है, ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ। ओजोन परत को कौन क्षय कर रहा है, कौन उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो CFC। तो आप CFC का फुल फॉर्म याद रखें। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यह ओजोन परत को क्षय कर रहा है। ठीक है। चलिए, हमारा आगे का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। अच्छा, वर्तमान में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वर्तमान में ये लेह लद्दाख में। कहाँ है? लेह लद्दाख में। ठीक, लेह लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, हमारा आगे का प्रश्न है, वृक्षों का आदमी। वृक्षों का आदमी कैसे कहा जाता है? तो आपने एक नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? तो ये है एक ऐसे व्यक्ति थे, इनने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक हथेली पर रख ली थी। ये क्या करते, जैसे ही कुछ लोग पेड़ काटने के लिए, तो ये और इनके कुछ साथी पेड़ों से लिपट गए थे या चिपक गए थे, तो जिस कारण सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। अच्छा, ये घटना है कहाँ की? तो आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड का। ठीक है, चामोली एक ग्राम था, चामोली में उत्तराखंड में यह व्यक्ति ने पेड़ों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें पेड़ों का आदमी भी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये किस आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था चिपको आंदोलन। तो भारत सरकार ने दिल्ली में द फॉरेस्ट मैन की भी उपाधि इनको दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1972, सन 1972 में। 1972 में, सन 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। हमारा आगे का प्रश्न है, कैक्टस पौधा। तो आप जानते हैं कैक्टस क्या है? आपने देखा भी होगा, वह पौधा जिसमें कांटे लगे होते हैं। तो कैक्टस पौधा क्या है? मरुभूमि, मरुभूमि पौधा है एक कैक्टस पौधा। ये लिखा हुआ है कैक्टस पौधा मरुभूमि पौधा है। कैक्टस के कंटक, कंटक मतलब कांटे, विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें एरोल्स कहा जाता है। अधिकतर कैक्टस रसीले होते हैं, जिनका अर्थ होता है पानी को संचित करने के लिए मोटा मांसल तना उपस्थित होता है, जो कि मरुद्भिद पादपों का अनुकूल होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी? अच्छा, अपारदर्शी एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी क्या कहलाता है? पारदर्शी मतलब कहलाता है जिसके आर पार दिख जाए। ठीक, आर पार दिख जाए वो कहलाती है पारदर्शी। अपारदर्शी क्या कहलाती है? जिसके आर पार ना दिखे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी। आप लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, आप शुद्ध पानी के आर पार देख सकते हैं। आपने देखा होगा नदी में आप जाते होंगे, तो नदी में यदि आपको साफ पानी, तो आप देख सकते हैं।
सीसा मतलब ऐना आपने देखा होगा। आर पार ये आप चश्मे के कांच देखिए, आप आर पार देखिए। हवा में भी अपन एक दूसरे को देख सकते हैं, तो लकड़ी में जो है हम आर पार नहीं देख सकते, इसलिए हम इसे अपारदर्शी कहेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच में स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? अच्छा, तो आपको यदि अपना पिन कोड याद होगा, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर की, ठीक, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपने देखा होगा 487001। आप जबलपुर की भी बात करें तो जबलपुर का भी ऐसा 002 है लास्ट में, 4 से स्टार्टिंग होती है, ठीक। तो मध्य प्रदेश में पिन कोड का किस अंक से प्रारंभ होता है? तो 4 से स्टार्ट होता है और 6 अंक का होता है, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, 6 अंकों को मिलाकर यह कोड बनाया जाता है। चलिए हमारा आगे का प्रश्न है, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र से है? तो मटकी मतलब है, आप याद रखें, मालवा। मटकी से आप याद रखें, मटकी का प्रचलन कहाँ है? तो मालवा। मटकी एक नृत्य है जिसका प्रचलन मालवा के क्षेत्र में। मालवा मतलब कहाँ? तो इंदौर उज्जैन की पट्टी को हम मालवा के नाम से भी जानते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस पे आप IMP लगाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा यह नाम दिया गया था। स्थापना वर्ष 1945, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। वर्तमान में 193 इसके सदस्य राष्ट्र देश है। हमारा आगे का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपने देखा होगा हमारा मध्य प्रदेश ऐसा बीच में घिरा हुआ है, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसे बीच में घिरा हुआ, तो इसमें 5 लगते हैं, ठीक, 5 राज्य। यदि आपके पास मैप है तो आप मैप एक बार जरूर देख के जाएं, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर की तरफ कौन है? तो ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश है। पूर्व में कौन है? तो पूर्व में छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ये ऐसे 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश से टच होते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 हमारे टच होते हैं। चलिए हमारा आगे का प्रश्न है, सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद। यदि आपको सूती कपड़े लेने हैं तो आप कहाँ जाएं? आप अहमदाबाद जाएं। गुजरात आप जाएं, गुजरात में अहमदाबाद जाएंगे क्योंकि उसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन लिखा है जयपुर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। आप याद रखें, पिंक सिटी राजस्थान में किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, ठीक, आपने नाम सुना होगा, एक होता है मकर रेखा, एक होता है कर्क रेखा। कॉर्पिकॉन कहते हैं ना उसे, कॉप्रिकॉन कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? तो 14 जिलों से होकर जाती। ये 14 जिले कौन कौन से हैं? रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, कटनी है, जबलपुर है, उमरिया है, शहडोल आदि यह शामिल है, ठीक। अब भारत में कर्क रेखा कितने देशों मतलब राज्यों से जाती? यह पूछी मध्य प्रदेश में जिला, तो 14 है। अब भारत में कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं, आप याद रखें। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो हमारे भारत देश से कर्क रेखा जा रही, और 14 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से रेखा जा रही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जूट की फसल
का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? जूट की फसल होती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मतलब बात कहाँ की चल रही है? कोलकाता की। ठीक। और कोलकाता की बात चल रही है तो बोल काली माई की जय। ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उधर दुर्गा पूजा, ठीक, फेमस त्योहार क्या है उधर की? दुर्गा पूजा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के एक जगह है पोखरण। ठीक, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? तो 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। सबसे पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम भी आप याद रखें, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। द्वितीय परमाणु परीक्षा हुआ था 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। यह हुआ था इंदिरा गांधी जी के साथ। ठीक है ना। परमाणु पोखरण 2 का नाम था ऑपरेशन शक्ति और 1 का नाम था स्माइलिंग बुद्ध। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला? तो जोगेश्वरी देवी का मेला है चंदेरी। चंदेरी कहाँ है? तो अशोकनगर में। ठीक, अशोकनगर एक स्थान है, उधर है जागेश्वरी जी का मेला। तो आप याद रखें, चंदेरी में जागेश्वरी जी का मेला आयोजित होता है। अच्छा, सिंहस्थ का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। सिंहस्थ मतलब उज्जैन। उज्जैन मतलब महाकाल की नगरी। ठीक है, आप यदि उज्जैन गए होंगे तो आपने देखा होगा, हमारे भोलेनाथ जी हैं। ठीक, महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उज्जैन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ठीक, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, यह प्रश्न पहली बार आ चुका है हमारी वीडियो में पहले भी। तो एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, और एक होता है एकलव्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को। ठीक, कोच को या गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और एकलव्य इनके शिष्य थे, इसलिए जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक, आपसे यदि खेल प्रशिक्षक भी लिखा आता है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आप खेल प्रशिक्षक में लगाएं। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार क्या है? तो एकलव्य शिष्य थे, तो शिष्य मतलब जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह कितनी उम्र के कम व्यक्तियों को मिलता है? तो 19 वर्ष या उससे कम व्यक्तियों को यह सम्मान मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर लिखा हुआ है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों और प्रशिक्षकों को दिया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आप याद रखें, एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है, और इस पे भी आप आईएमपी लगा लें। ठीक, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मल्लखम्ब। मल्लखम्ब हमारा राजकीय खेल। अच्छा, राजकीय खेल क्या कहलाता है? तो राजकीय खेल वो कहलाता है जो राज्य में खेला जा रहा है। ठीक, एक होता है हमारा कौन सा? राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक, और मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात हो रही है तो मल्लखम्ब। अच्छा, मल्लखम्ब की बात हो रही है तो क्या आप जानते हैं मल्लखम्ब क्या होता है? ठीक, आपको शायद पता नहीं होगा। मल्लखम्ब होता है, आपने एक ऐसा डंडा लगा हुआ देखा होगा। ठीक, कुछ पुराने जमाने के व्यक्ति करते हैं, एक ऐसे जमीन पे एक ऐसा डंडा लगा होता है, इस पे करतब दिखाते हैं। एक लड़का खड़ा हो जाता है पैर ऊपर करके, हाथ ऐसे करके। ठीक, तो ये कहता है मल्लखम्ब। अच्छा, मल्लखम्ब कब हमारा राजकीय खेल घोषित हुआ? तो ये हुआ था 9 अप्रैल 2013 में राजकीय खेल घोषित हुआ था मल्लखम्ब। ठीक, ये देखिए, खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्वाधर खंभे में रस्सी के ऊपर तरह से प्रदर्शन करता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस देवता का मंदिर है? तो बद्रीनाथ धाम है विष्णु जी का। ठीक, इसमें आप लगा देते क्या? शिव जी का। ठीक, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा के लिखें, बद्रीनाथ किस देवता जी का है? तो बद्रीनाथ है विष्णु जी का। देवता विष्णु जी का एक रूप है, बद्रीनाथ की पूजा की जाती है।
उत्तराखंड के चमोली जनपद पर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है बद्रीनाथ जी का मंदिर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो इस पे आप IMP लगा लें और आपको याद हो गया ये। आप याद रख लें सोने के बाण, तो सोन नदी पर है बाण सागर बांध। ठीक है, ये बाण सागर बांध का निर्माण 2 सितंबर 2006 को किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। तो आपको याद हो गया होगा सोने के बाण। अच्छा, आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों को या फ्रेंड्सों को आप ये वीडियो शेयर कर दें। हमारा अगला भाग चालू हो रहा है, भाग नंबर 4, जिसमें है विज्ञान। अच्छा, इसमें भी विज्ञान अभी अपन ने देखा है, तो कुछ पोर्शन विज्ञान का हमारे भाग 3 में भी आया। अब इसमें GK नहीं रहेगा, केवल विज्ञान रहेगी और लास्ट पोर्शन में हमारा गणित रहेगा। चलिए, किसका उपयोग PVC के संश्लेषण में किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड। ठीक, विनाइल क्लोराइड, PVC विनाइल क्लोराइड का उपयोग PVC के संश्लेषण में किया जाता है। अच्छा, आपने PVC पाइप देखे होंगे हमारे घर में, जो नहाने में बाथरूम में जो फिटिंग होती है, आपने देखे होंगे सफ़ेद कलर के पाइप आते हैं ना, 1 इंची आधा इंची के, ये कहलाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप। ठीक, विनाइल क्लोराइड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है पादप कोशिका में रिक्तिका होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, संख्या में 1 और बड़ी होती है। ठीक, पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है? संख्या में 1 होती है और इसका आकार बड़ा होता है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, अपन पढ़ लेते हैं इसको। पादप कोशिका में रिक्तिका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जो कि संख्या में केवल 1 और बड़ी झिल्लीदार थैली होती है, एकल कला से बनी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट व इसमें भरे द्रव्य को सेल सैप या कोशिका रस भी कहते हैं। यह एक बड़ी गोलाकार संरचना है जो पादप कोशिका का बड़ा भाग घेरती है, खाद्य पदार्थों एवं जल का संग्रहण करती है। उसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं, रसधानी भी कहते हैं इसे, क्योंकि उसमें द्रव्य भरा होता है, एक रस भरा होता है, इसलिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन। तो हम आपको बता देते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। दोनों में अंतर क्या है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है जिसमें कोई भी चीज फॉर्म से बदल के दोबारा उसी फॉर्म में आ जाए, या जिनका हम दोबारा से यूज कर सके, वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन कर दे और ज्यों के त्यों हो जाए। ठीक, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते। जैसे देख, बर्फ का जमना, बर्फ जमेगा फिर पानी बनेगा, फिर पानी से आप जमा लो तो बर्फ जम गया, वो घूम फिर के उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब रासायनिक में नहीं बनता, एक जैसे हो गया, जैसे मान के चले आप रखे हैं हाथ में एक रस्सी, ठीक, रस्सी रखे हैं या धागा रखे हैं, ठीक, आपने उसमें आगी लगा दी, ठीक, आपने जैसे ही आग लगाई वो जल गई। ठीक, तो ये कैसा परिवर्तन है? तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्यों है रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि आप दोबारा से वैसी ही रस्सी नहीं बना सकते। ठीक है, उसी मान के चले आपने गांव में देखा होगा कंडे, कंडे आप जैसे ही आगी लगा देते हैं, कंडे में आग लगाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो धूरा हो जाता है, फिर से आप उसी से कंडे नहीं बना सकते। ठीक, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आप यदि दोबारा से उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, एक बार यदि किया है तो वो हो जाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन। ठीक, यदि आप दोबारा से कर रहे हैं, नहीं तो वो हो जाएगा फिर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए, हमारा आगे का प्रश्न है कौन संरक्षक है? संरक्षक मतलब ये सभी। संरक्षक मतलब क्या होता है? तो संरक्षक मतलब होता है जो किसी भी चीज की रक्षा करे। जैसे मान के चले, इसमें संरक्षक की बात हो रही है, आप खाने पीने की चीजों, जैसे अचार, अचार में आप नमक भी डाल देते तो कुछ समय तक वो रह जाता है। ऐसा ही सोडियम बेंजोएट आता है, ऐसा ही सिरका आता है। तो ये तीनों परिरक्षक या संरक्षक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से यह बचाते हैं। ठीक,
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अपर रूप। ठीक, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट ये कहलाते हैं अपर रूप। अच्छा, आपको पता है कि हीरा सबसे ठोस है। यदि इन तीनों में बात की जाए तो हीरा सबसे ठोस। आपसे यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ठोस क्या है, तो सबसे ठोस है हीरा। ठीक, और अपर रूप मतलब एक दूसरे के रूप हैं। आपको पता होगा कार्बन से ही हीरा बनता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, अच्छा अब बात आई है लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे ने। ठीक, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब राइबोसोम की बात हो रही, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा, मैं आपको इसलिए बताता जा रहा ये एडवांस में, यदि ये आ गया तो आप इसको भी याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा ग्रह। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को हम कह रहे हैं आत्महत्या की थैली। अब आप देखिए इधर इन्हें डिस्क्रिप्शन में कहीं दिया होगा। हाँ, ये दिया है 1955 में डी डुबे ने इसकी खोज की थी। ठीक, मैं आपको पहले ही बता चुका, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी इसे कहते हैं। हमारा अगला है प्रोकैरियोटिक जीव। एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और एक कहलाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? इसमें यूकैरियोटिक में जो भी अंग रहेंगे वो कैसे रहेंगे? तो वो रहेंगे पूर्ण अंग। कैसे रहेंगे? पूर्ण। और प्रोकैरियोटिक में कैसे रहते हैं? अपूर्ण रहते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोकैरियोटिक कौन है? जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, और यूकैरियोटिक अमीबा की आकृति आपने देखी होगी अपनी पुस्तक में, ऐसी कुछ अमीबा की आकृति होती। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती? ऐसी चप्पल के शेप की पैरामीशियम की आकृति होती है। ठीक, आपने यदि साइंस पढ़ी होगी तो अमीबा आपने देखा होगा और पैरामीशियम भी देखा होगा। चलिए हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। 1798, सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा आप कब की थी? तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की। अब पोलियो की बात आ रही तो जॉन साल्क, आप याद रख लो, जॉन्स या जॉनस साल्क, जॉनस साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉनस साल्क ने की थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द्विविखंडन के द्वारा जनन कौन करता है? तो अमीबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। द्विविखंडन के द्वारा जनन कौन करता है? तो अमीबा करता है। दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक भाग एक नया संतति का निर्माण करता है। मतलब टूट जाता है, फिर जो टूटते हैं तो एक के दो बन जाते हैं, जिससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती। ठीक है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एस्केरिस जीव पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपकी आंत में पाया जाता है एस्केरिस जीव। एस्केरिस जीव हमारी आंत में पाया जाता है। ठीक, यह एक परजीवी होता है, यह स्वतंत्र जीव होता है। ठीक, तो आप याद रखें। अच्छा, यह जीव देखिए आप, अनिद्रा, दस्त, वमन, सन्निपात, घबराहट ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, मस्तिष्क और गुर्दे में पहुंचकर उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमेन। आपने सुना होगा बिटुमेंस का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग पेंट बनाने में, पेंट बनाने मतलब पुताई का डिस्टेम्पर पेंट आता है उसकी बात हो रही है। ठीक, अब हम बात करना है
क्वेश्चन नंबर 72, विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो आप अब कंफ्यूज नहीं होइए, मैं आपको सारा कुछ बता दे रहा। देखिए, विटामिन बी की बात कर रहा है, तो बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, और ग्वाइटर रोग मतलब हमारे गले में हो जाता है घेंगा रोग। ठीक, वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? यीस्ट मतलब क्या होता है? अच्छा, जानते आप लोग सब होंगे, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को याद नहीं आता। ईस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल। एल्कोहल तो आप लोगों ने सुना होगा। हम बात कर रहे हैं, ठीक, दारू की। एल्कोहल का उपयोग किया जाता है ईस्ट का। पुराने जमाने में जो एल्कोहल बनती थी वो किससे बनती थी? तो वो अंगूर से बनती थी। ठीक। अब आप देखते हैं तो गांव में कैसे बनती है? महुआ से। ठीक, महुआ से बनती है। ठीक, ये दारू बनाने वालों को ज्यादा पता रहता है। ठीक है, इसके बारे में ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया अंगूर के रस से। ठीक, तो पुराने जमाने में ये बनती थी। ठीक, सैकेरोमाइसेस एक होता था, उससे किडबन करते थे। ठीक, उस प्रकार अल्कोहल बनती। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। अच्छा, आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह है। छोड़ा कब गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ बात क्या कर रहा है? सोवियत संघ कहा जाता है रूस देश को। सोवियत संघ से यह कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक, पहला उपग्रह कौन था? हमारा आर्यभट्ट, याद रखिएगा, और इस पे आप IMP लगा लें। इसकी डेट भी याद रखा, 19 अप्रैल 1975 में यह छोड़ा गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तांबा लोहा आदि विद्युत का चालन करते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ? तो ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो यह सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, सुचालक। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक क्या कहलाता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हो जाता है, वो सुचालक कहलाते हैं। अच्छा, कुचालक जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता, वो कुचालक कहलाते हैं। तो सुचालक में ये सभी धातुएं लिखी हैं, तांबा हो गई, लोहे हो गई, ये विद्युत का चालन करती हैं, इसलिए सुचालक। लकड़ी कैसी होगी? तो लकड़ी होगी आपकी कुचालक। मैंने लड़की लिख दिया। ठीक, आप लकड़ी लिखें ऐसे, लकड़ी, लकड़ी। ठीक, लकड़ी आपकी कैसी है? कुचालक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने पतली सीट में बदला जा सकता है? तो जिंक को या जस्ते को एक पतली से पतली सीट में बदला जा सकता है। जिंक का सूत्र क्या है? जिंक का सिंबल मतलब Zn। मैं आपको कुछ सिंबल बता दे रहा, जैसे आप बात करें सोना की, तो सोना का सिंबल होता है Au, क्योंकि इसको वैज्ञानिक नाम है ओरम। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ चांदी की, तो चांदी का है सिंबल Ag। ठीक, आप बात कर लें एल्यूमिनियम की, तो Al हो गया। ठीक, हम बात कर लें Fe की, Fe मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन मतलब लोहे की बात करें तो Fe होता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन O2 है, सल्फर को आप S बोलते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो ये क्या है? हीलियम, नियॉन और आर्गन अक्रिय गैस कहलाती हैं। ठीक, इनको कैसी गैस कहा जाता है? तो इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जंग का सूत्र बताएं। तो जंग का सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, Fe2O3 डॉट XS2O। ठीक, जंग का सूत्र Fe2O3 डॉट XS2O। जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से बना एक तत्व होता है। ठीक, तत्व ना कहें आप उसे, पदार्थ कहते हैं। ठीक, जंग आपने देखी होगी, लोहे पे जंग लग जाती है, धीरे धीरे लोहा
खतने लगता है, कम होने लगता है, तो ये जंग कहलाता है। Fe2O3.XS2O। चलिए हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है? तो एक्स किरण। एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है। अच्छा, एक्स और गामा किरण ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण है। ठीक है, तो अब इसमें दे रहे हैं तो आप इसकी ये देख लें, खोज देख लें। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगेन। इस पर आप IMP लगा लें, ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया। एक्स रे के आपने देखे, एक्स रे होते हैं, आपकी हड्डी टूट जाती है, किसी की हड्डी टूट गई तो क्या कराने जाता है? तो एक्स रे कराने जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? रोंटगेन ने की थी। ये देखिए इधर लिखा हुआ, शरीर में हड्डी टूटने पर फेफड़ों में रोगों में छुपी गोली, ठीक, कोई गोली मार देता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है? एक्सरे के करके की जाती है। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, गामा किरण। गामा किरण सबसे तेज किरण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का नाभिकीय संलयन। सूर्य में दो गैस होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है हीलियम। ये दोनों गैसें कहाँ पाई जाती हैं? तो सूर्य में पाई जाती हैं। इन्हीं से सूर्य में इतना ताप और ऊर्जा आती है। ठीक है, तो ये नाभिकीय संलयन। अब एक शब्द आया है नाभिकीय संलयन, तो आप संलयन मतलब समझे जुड़ना। संलयन मतलब होता है जुड़ना, और विखंडन मतलब क्या होता है? तो विखंडन मतलब होता है टूटना। ठीक, विखंडन मतलब होता है टूटना और संलयन मतलब होता है जुड़न। मैं फिर से आपके लिए एक बार लिख दे रहा हूँ, विखंडन मतलब होता है टूटना, कोई भी चीज खंड खंड हो गई, और संलयन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जुड़ गई। ठीक, तो जुड़ना मतलब होता है संलयन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप जल्दी से एक बार शेयर कर दें, और यदि आपने लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला भाग है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या है? तो गणित में है। ठीक है, आप पेन कॉपी लेकर बैठें, आपको गणित भी मैं बहुत ही शानदार ट्रिक से सॉल्व करा दूंगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 7.14% की छूट देता है। यदि आप एक वस्तु को 390 रुपये में बेचते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैं आपके लिए जमा दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस प्रश्न को जमा के दे देता हूँ, आप इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको कैसे करें? सबसे पहले आप मान लें आपको वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ने दे दिया है एक्स। अब आप मान के चलें हमने एक्स ले लिया। ठीक, तो जैसे ही हमने एक्स लिया तो सबसे पहले हमें क्या 20% अधिक अंकित करना है। तो एक्स का 20% मतलब मैंने 100 में जोड़ दिया, तो एक्स का 120% होगा। अब इसी पर 7.14, तो मान के चले मैंने आपको 8% की छूट दी, तो 8% की छूट कितनी हो गई? 100 में से मैंने 8 घटा दिए तो 92। अब ये कह रहे हैं क्रय मूल्य था ये एक्स, हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब हमने बेच दिया, तो हम सामने रख देंगे 390। जैसे ही आप इसको ले जाएंगे, एक होता है आपका पक्षांतर। पक्षांतर क्या कहलाता है? दूसरी साइड भेज दें। 100 और 100 नीचे हैं तो 100 और 100 कहाँ हो जाएंगे? आपके ऊपर चले जाएंगे, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा? 120, इधर नीचे आ जाएगा 92, इधर आ जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 350 के पास में। आप देखिए इनने थोड़ी सी बड़ी मेथड की, आप इनका हल देखिए, ये आ रहा है 349.98, तो इनने सही उत्तर किया है 350, 350। और मैंने जैसे ही आपको अभी जमा के दिया है, ठीक, अपना कितना है? 390। 390 पे हमने क्या किया था? तो 390 में हमने किया था 100, इधर पहुंचा था ऊपर। ठीक, और नीचे कितना आ गया था? 120। ठीक, और फिर 100 ऐसे पहुंच गए, तो इधर कितना आ गया था? 92। आप इसको जैसे ही काटेंगे, जैसे 1 0 से 1 0 मैंने काट दिए,
अब आप 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब यदि मैं 13 से काटूं तो 13 7 हो जाएंगे आपके 91। मान के चलें इधर 91 होते 7, हम दशमलव छोड़ दे रहे हैं। और 4 से हमने यदि काट दिया 25, ठीक। तो अब आपका ऊपर कितना आ गया है 2500। अब आप भाग दे दें 7 से, तो जैसे ही आप काटेंगे तो 350 से कुछ ऊपर आएगा, लेकिन आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक सूत्र लिखा हुआ है, ठीक। आपको 3 सूत्र में याद करा दे रहा। एक सूत्र क्या है, ए धन बी की घात 2। ए धन बी की घात 2 या पावर 2 क्या कहलाता है, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यदि ये ऐसा होता a माइनस बी की घात 2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप याद रखें यदि a प्लस बी तो आपका आएगा प्लस के 2ab, और a माइनस बी है तो आपका आएगा माइनस के 2ab। अच्छा, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये तीसरा फॉर्मूला, तो आप एक बार प्लस वाला लिख दें और एक बार माइनस वाला लिख दें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, तीनों फार्मूला में से कोई एक न एक आपको आएगा। अब देखिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला आपके पेपर में आ गया है। इनने पूछा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, अभी मैंने बताया है, ठीक। यदि 2 बार लिखा हुआ है a की घात 2 धन b की घात 2, ठीक। एक बार a धन b लिखा है, एक बार a ऋण b लिखा है, इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ये अंदर भी भेज के कर रहे हैं तो इन्हें सॉल्व किया है, आप तो फॉर्मूला याद कर लें। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस रहेगा, एक बार माइनस रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है 25 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी 84% रुचि रखते हैं, गणित विषय में रुचि रखते हैं। अच्छा, हर चीज कितनी होगी, तो 100% होगी, ठीक। 84% यदि रुचि रख रहा है तो बचे कितने, तो 16% ऐसे हैं जो रुचि नहीं रख रहा है। ऐसा ही होगा ना, मैंने अभी आपको बताया 84% यदि रुचि रख रहा है तो कितने नहीं रख रहा है, तो 16% नहीं रख रहा है, तब तो वो होंगे 100%, है ना। चलिए अब ये कह रहा है रुचि नहीं रखने वाले, तो डायरेक्ट हम ले लें किसका, हम ले लेते हैं 25। हमने ले लिया है 25 टोटल थे, ठीक। अब इसमें 16% रुचि नहीं रख रहा है, हम इन जैसे हल नहीं करेंगे। हमने ले लिया डायरेक्ट 25 का 16%। अब आप इसे काट दें, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब आप 4 से काट दें, 4 चौके 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जो विद्यार्थी हैं वो रुचि नहीं रख रहा है। आप देखिए इसका सही उत्तर आप मिलाएंगे तो नीचे आपको उत्तर मिल जाएगा 4। 4 विद्यार्थी जो हैं वो रुचि नहीं रख रहा है। रुचि रखने वाले जब 84% हैं तो बिना रुचि रखने वाले कितने थे, 16%। और हमें पूछा क्या गया है, बिना रुचि रखने वाले, तो हम डायरेक्ट 16% निकाल के इसको हल कर देंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, 84 नंबर का प्रश्न। तो यह आपका एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला ए धन बी धन सी की घात 2, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है। जैसे ही आप जमाएंगे तो ए की घात 2 मतलब 2x की घात 2 ऐसा जमेगा, तो 2 दूनी 4 हो गए। बी की घात 2 मतलब y की घात 2 हो गए। सी की घात 2 मतलब 3z की घात 2 हो गए, तो 3 तिरका 9 होगा। इस प्रकार आपका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4x की घात 2 धन y की घात 2 धन 9z की घात 2 धन 4xy ऋण 12zx ऋण 6yz। चलिए हमारा अगला प्रश्न है एक चित्र से रिलेटेड प्रश्न है। यह है x का मान हमें निकालना है। अच्छा, तो x का मान निकालना है तो इसका
कैसे आपको पता होना चाहिए। x का मान ऐसे निकलेगा, तो x का मान ऐसे निकलेगा, ये बाहर का कोण है, आपको पता होने चाहिए ये बाहर का कोण है। तो बाहर के कोण हमेशा समान होते हैं। यदि 109 है तो ये भी 109 ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 109। अब देखिए इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ये बाहर जा रहा है तो इसका बाहर ये। अच्छा आप याद रखें, यदि देखिए मैं आपको बना के बता दे रहा, यदि ये 109 है तो बचा कितना, ये बाकी का कोण पूछ लेता, तब हम 180 में से घटा देते। क्योंकि आप याद रखें एक रेखा के ऊपर के दो कोण 180 के होते हैं। ठीक, तो 180 में से मैं 109 घटा दे रहा। ठीक, 10 में से 9 गए बच्चे 1, इधर बचे 7, तो 71 डिग्री का ये वाला कोण होगा। यदि आपसे बाजू का पूछ लेता तो 71 हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में दिया। तो आप याद रखें बाहर का कोण यदि ऊपर वाला है तो नीचे के बाहर के कोण के बराबर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि ये कह रहा है 8/21 से किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। तो आपको पता होगा ये 21 नीचे, तो 21 ऊपर आ जाए, और 8 ऊपर है तो 8 नीचे आ जाए। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 21 से ये कट जाएगा। ठीक, तो 1 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21/8। जब भी 1 की बात करें तो आप केवल उसका पलटा के रख देना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आपको एक हल करना है। आपको एक प्रश्न दिया है -4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित -14/9। तो मैं आपको इधर ही काट के बता देता हूँ। देखिए आप सीधा सीधा काटें। 4 से यदि हम काटते हैं, ठीक, यदि हम 4 से काटते हैं इसे, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक, अब मैं यदि आपसे 5 से काटने को कहें तो 5 तिरी 15, ये कट गए। 3 से काटने को कहें तो 3 तिरका 9 कट गए। 7 से काटने को कहें तो 7 दूनी 14, ये कट गए। अच्छा, एक माइनस मिलके हमेशा प्लस हो जाता है। अब ये 3 बचा है तो 3 से ये 3 कट गए। ठीक, अब हम काय से काय को काट दें। ठीक, अब आप देखिए ये इनने काट पीट के लिखा है। ठीक, तो जैसे ही अपन काटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2। आप थोड़ी सी सही से यदि काटेंगे तो आपको सारे कट जाएंगे और आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। ठीक, आप काट के देख लीजिएगा। सबसे पहले इस 3 को आप काटें। ठीक, इस 3 से आप इस 9 को काटें। तो 3 से हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये 3 कट गया। ठीक, ये 3 हमारा कट चुका है। 7 से काटें तो 7 दूनी 14, ये कट गए। 5 से काटें तो 5 तिरी 15, ये कट गया। अब ये 3 से ये 3 कट गए। 4 से ये 16 कट गया, 4 चौके 16। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप थोड़ी सफाई से काटेंगे तो 1/2 आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्या 529। ठीक, आप पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, तो आप गुणनखंड करके देख लेना। ठीक, आप जैसे ही गुणनखंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह पूर्ण वर्ग किसका है। तो 23 का यह पूर्ण वर्ग है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 0.043 एक घन मूल संख्या। अच्छा, पूर्ण वर्ग मतलब जोड़ा कितने के बनने चाहिए, 2 के, और घन मूल की बात करें तो जोड़ा कितने के बनने चाहिए, 3 के बनने चाहिए। आप जैसे ही इसको तोड़ेंगे 343 को, तो आप जोड़ा कैसे बनाएंगे, आप 7 से तोड़ेंगे। 7 चौके 28। ठीक, बच गए कितने, 6, 7 नाम 63। फिर आप 7 से तोड़ेंगे तो 7 सतैया 49। फिर 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7। आप देखिए 7 का जोड़ा बन गया। ठीक, तो 7 का जोड़ा 3 का बना है तो एक बार बाहर निकलेगा। पॉइंट 3 बार है तो पॉइंट एक बार आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुणनखंड आपको दिया गया है, दूसरा आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे सही उपाय है, आपको मैं गुणनखंड की एक अलग वीडियो बना कर दूंगा। ठीक, आप जब तक ये देख लें, पीछे हमारा 1 है, सामने हमारा 6, तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी है
जो 6 को तोड़े, लेकिन कैसे तोड़े कि बीच में हमारा कैसा आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो 3 दूनी 6 भी टूटता है, ठीक। 6 एकम 6 भी टूटता है, ठीक। तो हम कौन सा पेयर लेंगे, मैंने अभी बताया जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले इससे भी बन रहा है, 3 में से 2 गए 1 और 6 में से 1 गए, ठीक। तो 6 कम 6 तो 6 में से 1 गए तो 5 आ जाते, ठीक। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। 6 कम 6 ये आपका नहीं हो सकता, 3 और 2 से आप कर सकते हैं। आप देखिए ये हमने काट दी, तो आप देखिए इनने तोड़ा है 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या लो जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। फिर इनने क्या किया है, एक जोड़ा इसका ले लिया है, एक जोड़ा इसका ले लिया है। तो इनने 6x² 3x में से 3x ये बाहर ले लिए, देख रहे हैं हम 3x बाहर ले लिए, तो अंदर हमारा बचा 2x प्लस 1 3x माइनस 1, इससे ये कट गया तो हमारा दूसरा आ गया है 2x प्लस 1। आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 243 रूट में है और 32 है, और अच्छा ये घात देखिए आप, इसको कहते हैं पावर। ये जो सामने लगी है ना, ये पावर लगी है 5। तो ये मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, आपको थोड़े बड़े में अच्छे से दिख जाएगा। ये 5 लगी है, इसका मतलब ये अब ये जो टूटेंगे ये कितने में टूटेंगे, 5 में टूटेंगे। आप 243 को तोड़ के देखें, मैं 32 को तोड़ना बता दे रहा। 2 से आप तोड़ेंगे 16 आए, फिर 2 से तोड़े 8 आए, फिर 2 से तोड़े 4 आए, फिर 2 से तोड़े तो 2 आए, फिर 2 से तोड़े तो 1 आए। अपन को कब तक तोड़ना है, जब तक 1 ना जाए। तो ये देखिए मैंने अभी आपको बोला था, ये हिंट दे रहा है 5 बार तोड़े ने। ऐसा ही आप 243 को 3 से तोड़ेंगे, 3 8 24 3 एकम 21 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा। इस टाइप से तोड़ते हुए आप जाएंगे तो 5 टाइम में टूट जाएगा। अब ये ऊपर वाला काय में टूटेगा, तो देखिए नीचे वाला तो 2 में टूटा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3/2। आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम जैसा ही आपको तोड़ कर बता देते हैं, देखिए मैं आपको इधर तोड़ना बता दे रहा हूँ। आप जैसे ही 243 को तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे, 3 8 24 3 एकम 3, फिर 81 को तोड़ेंगे 27 आ गया, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 9 3 27, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अभी मैंने आपको तोड़ के बताया था 32। आप जैसे ही 32 तोड़ेंगे तो 2 16, फिर आप तोड़ेंगे तो 2 8, फिर आप तोड़ेंगे तो 2 4, फिर आप तोड़ेंगे तो 2 2, फिर आप तोड़ेंगे 2 एकम 2। तो हमें कब तक तोड़ना है, जब तक नीचे 1 ना जाए। ऊपर आया 2, नीचे आया 3, तो मैंने आपको उत्तर बता दिया था। हमारा आंसर है 2/3, ठीक। नहीं 3/2। 3/2 क्यों है, क्योंकि 243 ऊपर है, ये देखिए आप, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। चलिए तो बहुलक क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। आप इम्पोर्टेंट लगा लें इसमें, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा इससे रिलेटेड। बहुलक क्या कहलाता है, हमें कोई भी आरोही अवरोही क्रम या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाना है। हमें केवल याद रखना है बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया। तो आप देखिए 14 कितनी बार आया है, तो 14 3 बार आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, ठीक। और 13 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हमारा बहुलक हो गया है 14, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है रमेश के पिता की उम्र रमेश की उम्र से 2 गुना से 6 बार अधिक। तो किसकी बात चल रही, अपन उसे मान लें। जैसे इनने बोला है रमेश की उम्र, इनने मान ली R। अब रमेश के पिता की उम्र रमेश से 2 गुनी, रमेश से 2 गुनी मतलब R की 2 गुनी हो गई, से 6 अधिक। तो इसमें हम 6 और जोड़ते रहे, तो ये आपका एक समीकरण बन गया है 2R धन 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है x⁻0 का मान क्या हो। तो आप याद रखें किसी भी चीज की पावर यदि 0 हो जाए, x⁻0, y⁻0, p⁻0, 20 की पावर 0, तो जब भी किसी की पावर 0 हो जाए तो हमारा उत्तर आएगा केवल और केवल 1। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न 95 प्रश्न, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मैं इसे आपकी
शॉर्ट बता दे रहा है। 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI पूछा है इसने, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है इसने, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसे एक तरीके से ऐसे भी हल कर सकते हो। आप मान के चले मैंने अनुपात ले लिया है 2:1, ठीक। 2:1 क्यों लिया है? क्योंकि 2 वर्ष के लिए। अब हम ले रहे हैं 6 वर्ष का, 6 वर्ष का नहीं 6,000 का। 6,000 का हम ले रहे हैं, कितने परसेंट पूछा उसने? 10%। तो हमने 10% ले लिया सीधा इसका। तो हमने जैसे ही 10% ले लिया तो हमारा कितना आ गया? 600। अब 600 के पकड़ के हमने 2 से गुणा कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 1200। अब हमने क्या किया है, जो 600 आया था उसका हमने 10% और ले लिया है एक बार। तो ये कट गए 2 जीरो, हमारा आ गया 60। 60 को पकड़ के हम 1 से गुणा करेंगे तो इधर आ गए हमारे 600 दूनी 1200 और 60 इधर ले लिया हमने, तो हमारा उत्तर आ गया है 1260। आपका फाइनल उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1260, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था। यदि आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे का प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 96। एक श्रमिक 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे, तो सीधा सीधा अपन ऐसे कर ले, 15 सैनिक 48 घंटे में पूरा करते हैं, बराबर एक इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करना है, 30 घंटे में पूरा करना है और हमें पता नहीं कितने श्रमिक है। तो हम इस प्रकार से जमा लेंगे। अब इसे हल कैसे करेंगे? 15 गुणे 43, 30 गुणा में है तो 30 हमारा आ जाएगा नीचे भाग में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। आप जैसे ही 48 को काटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 24, ठीक। तो आप इसका सॉल्यूशन भी देखिए, सॉल्यूशन भी इनने इसी टाइप से किया है लेकिन मैंने आपको जमा के बता दिया। ये देखिए 15 गुणे 43 और बटे में हमने रख दिया है 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब 2 से जैसे ही हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24। हमारा अगला प्रश्न है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। आप देखिए एक त्रिकोण है, BAD एक मध्य बिंदु है, खींची गई रेखा। अच्छा तो आप याद रखें नीचे कितनी है? 4, तो ऊपर वाली बांटती है हमेशा आधे में, तो ये हो जाएगी 2, ठीक। यदि 10 होती तो बीच वाली कितनी हो जाती? 5, 20 होती तो 10 हो जाती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, D इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर, 4 के आधे हो गए, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 है, जिसके आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक से करा दे रहा मैं। आप सीधा सीधा क्या करें, आप 275 में भाग देना किससे? 25 से, आपका उत्तर सीधा आ जाएगा। 25 एकम 25 बचे कितने? 2, 25 एकम 25, तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 11 सेंटीमीटर। आप देखिए इनने भी ऐसा ही कुछ हल करके दिया है नीचे, ठीक। तो आप सीधा सीधा आप भाग दे के देख लीजिए, यदि आपसे काटते नहीं बनता तो आप ऐसे भाग दे के देख लीजिए। 25 एकम 25, हमारे बच गए कितने? 2, हमने 5 उतारा, 25 एकम 25, तो हमारा उत्तर आ गया 11, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 99 प्रश्न। 99 प्रश्न है, आपको त्रियक गुणा करना है। इस 5 को पकड़ के आप इनसे गुणा कर दें, इस 2 को पकड़ के आप इनसे गुणा कर दें, ठीक। तो आपका जैसे ही त्रियक गुणा करेंगे आप तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि आप 5 को पकड़ के गुणा कर दें, तो जैसे ही हमने इस 5 को पकड़ के गुणा किया इससे, तो 5 3 15 ये हो गए। फिर हमने इस 5 को पकड़ के इस 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 5 चौके 20। अब मैंने बोला था ये 2 को पकड़ के इस 2 से करे तो 2 दूनी 4 हो गए, माइनस पहले से लगा हुआ। फिर 6 से 2 का कर दें, माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 दूनी 12। अब आप पक्षांतर कर लीजिए, 12x और 15x एक साइड ले गए तो हमारा कितना आ गया? 3 है, माइनस के 4 और माइनस के 20, तो जब 2 माइनस के रहें तो भी जुड़ जाते हैं, तो माइनस 24 हो। 3 एकम 3, 3 8 24, तो हमारा उत्तर आ गया माइनस के 8, आपका सही उत्तर होगा, ठीक।
ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी -8। हमारा अगला प्रश्न, त्रिभुज के कोण 2 4 3 है। कौन कौन से 2 4 3? अच्छा 2 4 3 है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। जब भी अनुपात में रहते हैं तो हम उन्हें x मान लेते हैं। एक हो गया 2x, एक हो गया 4x, एक हो गया 3x। तो हमने तीनों को जोड़ दिया, 2x 4x 3x बराबर हो गए 180। 2 4 6 और 3 9, 9x बराबर 180। अब 9 से हम जैसे ही इसको काटेंगे, मैं आपको काटना बता दे रहा, आप भाग दे दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अब आपसे पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा रेशियो 4x। तो 4x में हम क्या करेंगे, 4 ज्यों का त्यों रखे रहेंगे, x की जगह हमने ले ली है 20। तो 20 चौके 80। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया 80। अब आपसे पूछे यदि सबसे छोटा, तो 2x था, तो 2x मतलब 2 दूनी 40। एक हो गया 40, एक हो गया 60 और एक हो गया 80। आई होप आपको पेपर मैंने पूरा सॉल्व कराया और बिट ट्रिक से सॉल्व कराया। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, और आप कमेंट ज़रूर भेजें कि आपको कैसा पेपर लग रहा है, मेरी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, और क्या अपन सुधार कर सकते हैं, आप सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।